लालपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात को कोई भी नहीं जाता क्योंकि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास है। वर्षों पहले गांव की एक औरत रीमा वहीं जंगल में गुम हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थी। एक रात गांव के दो लड़के रमेश और उसका दोस्त विक्की हिम्मत दिखाने के लिए कालावन में घुस गए। शुरुआत में तो सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए ठंडी हवा और सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी, लेकिन जब रमेश और विक्की ने अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। विक्की डर गया और भागने को तैयार हुआ, लेकिन रमेश ने कहा अगर हम भाग गए तो सब कहें कि हम डर गए हैं। तभी एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। यह देखकर दोनों की सांसें थम गई। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने कांपती आवाज़ में कहा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब में केवल हवा की सिसकियाँ थी। तभी आसमान में जोर का बिजली कड़का और वो औरत गायब हो गई। यह देखकर दोनों लड़के डर के मारे चीखते हुए गांव की ओर भागे। रमेश और विक्की जैसे तैसे गांव पहुंचे। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रमेश की दादी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला थी, जब दादी ने रमेश की यह बात सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने रमेश का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, उस जंगल में मत जाना। दादी ने सबको इकट्ठा किया और सबके सामने एक पुरानी कहानी सुनाई। 50 साल पहले उस जंगल में एक औरत शोभा अपने पति को ढूंढते ढूंढते जंगल गई थी। कहा जाता है कि उसके पति को तांत्रिकों ने बलि के रूप में मार दिया। यह जानकर शोभा को दिल का दौरा पड़ा और शोभा भी मर गई। तभी से शोभा की आत्मा भी वहीं भटकने लगी और वह औरत इंसानों से बदला लेना चाहती थी। जो भी रात के समय जंगल में जाता वह या तो लौटता नहीं या फिर बदल जाता। दादी की यह बात सुनकर गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन रमेश के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने सोचा अगर यह सच है तो सबूत भी होना चाहिए। अगले दिन रमेश ने अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की, क्योंकि उसके पिता भी सालों पहले उसी जंगल में रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे। डायरी में एक जगह लिखा था, काली रात को जो चील 3 बार बोले वही उस औरत के आने का संकेत है। रमेश डर गया, क्योंकि पिछली रात उन्होंने वही सुना था, चील की 3 आवाजें। रमेश अब डर से नहीं बल्कि अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। उसने विक्की को समझाया, हमें फिर से जंगल जाना होगा। ये सब केवल डरने की कहानी नहीं है, कुछ बड़ा राज है। वहाँ विक्की पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दोस्ती की कसम पर साथ चलने को तैयार हो गया। रात होते ही दोनों चुपचाप घर से निकले। उनके पास बस एक धूपबत्ती थी जो दादी ने उन्हें दी थी, यह कहते हुए कि अगर कुछ बुरा हो तो ये जलाकर रखना, बुरी आत्माएं दूर रहेगी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, एक अजीब सी सड़न हवा में फैलने लगी। हर कदम पर लगता था जैसे कोई देख रहा हो। अचानक उन्हें एक पुराना खंडर दिखा जो झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने थे और अंदर एक चाकू और सामानें बिखरी पड़ी थी। तभी मोबाइल की लाइट झपकने लगी और उसी क्षण जोरदार झटका लगा। विक्की जमीन पर गिर गया और कांपते हुए बोला, मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रमेश ने जब टॉर्च घुमाई तो दीवार पर लिखा था, जो सच के पीछे गया वह खुद सच बन गया। और उसी पल हवा में एक औरत की कराहट गूंजी। दोनों का दिल कांप उठा। रमेश ने धूपबत्ती जलाई और कुछ देर को तो सब शांत हो गया, लेकिन तभी पास की झाड़ियों से किसी की पैरों की आवाज आने लगी। झाड़ियों से आती पैरों की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। रमेश ने कांपते हाथों से टॉर्च उस ओर घुमाई। एक परछाई पेड़ के पीछे से झांक रही थी। विक्की धीरे से फुसफुसाया, वो फिर से आ गई है। और तभी झाड़ियों से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकली। बाल खुले, आंखें आग जैसी लाल और पैर जमीन से 2 इंच ऊपर। तभी रमेश की सांसें थम गई। धूप बत्ती की लो कांपने लगी और अचानक बुझ गई।
अंधेरे में सिर्फ चुड़ैल की सांसें सुनाई दे रही थी। रमेश ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों डरा रही हो? तभी चुड़ैल की गहरी आवाज आई, मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। मेरा पति और मेरा बदला अधूरा है। तभी विक्की जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल जैसे ही हमला करने वाली थी, तभी रमेश ने झटपट जेब से अपनी दादी की दी गई तुलसी की माला निकाली और उसे हवा में लहराया। अचानक चुड़ैल चीख पड़ी और हवा में गायब हो गई। सन्नाटा फिर से छा गया। विक्की होश में था पर कांप रहा था। रमेश ने उसे सहारा दिया और दोनों जंगल से भाग निकले। गांव लौटकर उन्होंने सारा किस्सा दादी को सुनाया। दादी गहरी सोच में पड़ गई और बोली, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब सच बताया जाए। उस औरत की मौत के पीछे तुम्हारे पिता का राज छुपा है। रमेश की दादी ने भरी मन से सच उजागर करना शुरू किया। सालों पहले तुम्हारे पिता रवि एक तांत्रिक साधक थे। वे जंगल में तंत्र साधना करते थे और वहाँ एक औरत शोभा उनकी शिष्य बन गई थी। दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे धोखा दिया। एक तंत्र प्रयोग के लिए उन्होंने शोभा की बलि दी, मगर मरते वक्त शोभा ने श्राप दिया कि वह आत्मा बनकर लौटेगी और सब कुछ तबाह करेगी। यह बात सुनकर रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इस रहस्य के पीछे थे। दादी ने आगे कहा, शोभा की आत्मा अब भी बदला चाहती है। अगर उसे मुक्ति दिलानी है तो उसे उस तंत्र स्थल पर जाकर उसकी अधूरी चिता को जलाना होगा, उसी आग में जिसमें उसका अंत हो सकता है। रमेश ने हिम्मत जुटाई, विक्की को साथ लिया और एक तांत्रिक से मंत्र और रक्षा सामग्री लेकर फिर जंगल में गए। खंडर के पास शोभा की अधजली चिता पर उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र उच्चारण किया। हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और फिर एक कड़कड़ाहट चीख सुनाई दी। आग की लपटों में अचानक एक महिला की आकृति उभरी, जिसने रमेश की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर राख में समा गई। सभी शोर थम गया। जंगल की हवा अब साफ लग रही थी। यह देखकर रमेश और विक्की को राहत मिला और वे खुश हो गए और रमेश और विक्की शांत मन से गांव लौटे। दादी ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, जो जंगल का सच जान ले उसका बोझ हमेशा उठाना पड़ता है।